अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ZTBL में जो OG3 एग्री फाइनेंस ऑफिसर की जॉब्स आई हुई थी। अब उसका टेस्ट जो है वो हो चुका है। अब उसके जो है वो इंटरव्यू के कॉल लेटर जो हैं वो आपको 2 फरवरी 3 फरवरी तक जो हैं वो आ जाएंगे। विद इन वीक का टाइम होता है। उसमें जो है वो इंटरव्यू जो हैं वो कॉल इंटरव्यू लेटर आ जाते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने रेगुलर जो है कॉल मैसेज भी आ सकता है। अदरवाइज़ जो है वो आपने जहां आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया था, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की थी, वहीं पे आप जो है वो जाके अपना इंटरव्यू लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपने टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू सेंटर जो सिलेक्ट किया था वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। इसमें OTS प्लस ZTBL का पैनल होता है जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा होता है। तो उसके लिए क्या क्या कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा कि कौन कौन सी ऐसे प्रीवियस इंटरव्यू हो चुके हैं, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है कैंडिडेट्स का। उनसे जो भी हमें मटेरियल मिला है उस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इस हवाले से आपने अपने जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपने प्रिपेयर करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ कही थी कि इंटरव्यू में आपने कुछ अपने जो है वो एक अटेस्टेड फाइल कंप्लीट कर लेनी है। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका ID कार्ड, डोमिसाइल, प्रीवियस आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो आपने जो है उसकी एक फ़ाइल बना लेनी है। और उसके अलावा जो है वो आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड भी अगर OTS से मंगवाना है तो उसका तरीक़ाकार भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह वो है जो चालान पे करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो करनी है। इंटरव्यू में ये है कि जिन कैंडिडेट्स के 50 मार्क्स आ चुके हैं वो तो अपने आप को सिक्योर समझें, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, वो सिक्योर है इंटरव्यू के लिए। उससे नीचे जिनके मार्क्स हैं, 40 प्लस हैं जिनके, उनको भी कॉल आ सकती है, क्योंकि इस दफ़ा जो एवरेज मार्क्स रहे हैं वो 50, 60, 70 के दरमियान ही रहे हैं। कुछ ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं आए कैंडिडेट के। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले आपने अपने आप को, अपने जहन को एक इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। 16वें स्केल की ये जॉब है, 16 ग्रेड की बैंक पैनल की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं है कि हम चले गए CV दे के आगे, नहीं। इसमें OTS और ZTBL का पैनल होता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, जिस तरह आपकी ड्रेस सेंस अच्छी होनी चाहिए, चूँकि बैंक की जॉब है तो बैंक का जो क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से आपने ड्रेस शूज़ होने चाहिए, ड्रेस पैंट शर्ट होना चाहिए, ऊपर जो है वो ड्रेस कोट टाई लगी हो। उसके बाद जो है वो आपका माइंड क्लियर हो, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल हो, माइंड आपका जो है वो क्लियर हो, उधर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। ठीक है, इंटरव्यू टाइम से पहले पहुँचें, चूँकि आजकल मौसम ऐसा बना हुआ है, सर्दी है, तो उस हिसाब से ये नहीं कि रंग बिरंगी जैकेट्स पहनी हुई हैं आपने, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो अपने आप को जो है वो एक सूटेड बूटेड बना के जाना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी क्वेश्चन वो पूछें उसको आपने इंटरव्यू में उनके जवाब देने। अब अगर तो उनके पैनल पे डिपेंड करता है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ, इंटरव्यू पैनल की मैंने जिस तरह बात की कि इंटरव्यू पैनल कुछ अक्सर कैंडिडेट पूछते होते हैं कि इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होंगे। तो इंटरव्यू पैनल में आम तौर पर जो है वो जिस तरह नेशनल बैंक के इंटरव्यू हुए हैं उसमें तो ये क्राइटेरिया था कि एक बंदा जो था वो HR टीम से होता है, एक बंदा जो है वो FSC जो थर्ड पार्टी इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही होती है उधर से होता है, और एक बंदा जो है वो नेशनल बैंक से होता है। प्रॉपर आपकी, अगर आप एग्री फाइनेंस ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड होगा, अगर आप अकाउंट ओपनिंग जो भी आपका है उससे रिलेटेड जो है वो होता है। इसी तरह ही इसमें होता है, इसमें भी ZTBL के बंदे बैठे होते हैं, प्लस जो है वो उनकी हायरिंग HR टीम बैठी होती है, और एक आधा जो है वो OTS का भी बैठा होता है। ये वेरी कर रहे होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन। इसमें जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन चीज़ पे आते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक समरी है आपकी कि आपने उनको पहली 3-4 लाइनों में कैसे कन्वेंस कर लेना है। यही 3-4 लाइनें हैं जिनमें आप उनको अपना जो है वो अपने आप को 0 भी शो करवा सकते हैं, अपने आप को 100 पे भी शो करवा सकते हैं। देखें, टेस्ट हो गया,
टेस्ट में जैसे भी आपने मार्क्स ले लिए, अब उनके नज़दीक टेस्ट मार्क्स जो हैं वो एक टेबल पे साइड पे हैं। अब इंटरव्यू बेसिक चीज़ है। अब दो अगर कैंडिडेट के 60 मार्क्स हैं तो उनका जो है वो अब उनको उन्होंने नेक्स्ट जज करना है इंटरव्यू पे। ऐसा भी होता है कि हाई मार्क्स वाले रह जाते हैं, लो मार्क्स वाले इंटरव्यू में उनके माइंड ऐसे क्लियर होते हैं कि वो हर फर जवाब दे रहे होते हैं। इंट्रोड्यूस यू, जब जैसे ही वो आपको कहें कि मिस्टर इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, उसके बाद आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट तहसील वो बतानी है। उसके बाद आपने फ़ौरन अपनी एजुकेशन बतानी है। मेरी ग्रेजुएशन है, मेरा एमफिल है, एमएस है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से है। अगर सीजीपी अच्छी है साथ वो भी मेंशन कर दें, और साथ ईयर भी मेंशन कर दें किस ईयर में कंप्लीट हुई है। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन वो एमएससी कर रहे हैं, तो वो वहाँ ये ना बताएं कि मैं एमएससी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर थर्ड सेमेस्टर है तो वो कंप्लीट कह दें कि मेरी कंप्लीट है। अगर सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट है, तो वो ये कहें कि मेरी ग्रेजुएशन है और अभी मैं फील्ड जो भी कर रहा हूँ। एजुकेशन आपने बता दी, डिस्ट्रिक्ट तहसील बता दी। फर्दर आप एक्सपीरियंस अपना बता दें। चूँकि ZTBL ये जो जॉब है एग्री फाइनेंस ऑफिसर की जॉब है, इसमें लोनिंग मार्केटिंग का है, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से, कस्टमर हैंडलिंग से, तो वो इसमें आप शेयर कर सकते हैं। आपका कोई रिवार्ड्स है, अचीवमेंट है, आपने यूनिवर्सिटी में कोई रिवार्ड्स लिया है, कोई अचीवमेंट है, जिस तरह होता है कि कोई नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन विन किया हो, किसी एज अ वॉलंटियर अगर आपने कोई वर्क किया हो, जिस तरह यूनिवर्सिटी में स्काउट्स ग्रुप होते हैं, उसके अलावा ब्लड ग्रुप सोसाइटीज़ होती हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो वॉलंटियर काम करती हैं, जिनमें जो है वो कैंडिडेट जो है वो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं सोशल वेलफेयर का, तो इसमें जो है वो आप वो भी साथ मेंशन कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ जो है होना चाहिए, पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, और आपने एक तरतीब से उनको बता देना है। ज़रूरी नहीं कि आप उनको इंग्लिश में बताएं, आप उर्दू में बता सकते हैं। असल चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस कि आप उनको कैसे जो है वो जवाब दे रहे हैं। अपना नाम बताएं, अपने वालिद का नाम बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताएं। उसके बाद अपनी एजुकेशन बताएं, किस ईयर में पास आउट किया वो बताएं, एक्सपीरियंस बताएं। उसके बाद अपनी रिवार्ड्स अचीवमेंट बताएं। उसके बाद अपना वॉलंटियर वर्क बताएं। उसके अलावा अगर कोई आपकी हैबिट अच्छी हैं, जिस तरह कुछ लोगों को राइटिंग की स्किल है, डिबेटिंग की स्किल है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इंटरव्यू पैनल का मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन टाइप, अब क्वेश्चन किस तरह के वो पूछ रहे होते हैं। देखिए, उन्होंने कोई मटेरियल लिख के नहीं रखा होता। जब आप उनको अपना इंट्रोडक्शन बता रहे होंगे तो वो वहीं से ही क्वेश्चन जनरेट करेंगे। एक लड़का कहता है जी कि मैं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ लें जी कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी तहसील हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, ZTBL की मेन ब्रांच आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, आप कभी गए हैं वहाँ, ब्रांच मैनेजर कौन है, क्या उस सेटअप है, कभी आपका जाना हुआ है। ZTBL ब्रांच किस मकसद के लिए होती है, ZTBL बैंक गवर्नमेंट ने क्यों बनाई हुई है। जिस तरह बाकी बैंकें भी हैं, नेशनल बैंक है वो भी फिनांसिंग करती है फार्मर के लिए, तो ZTBL ने क्यों बनाई है। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक वसी है, इसमें जो है वो लातदाद क्वेश्चन है। तो क्या क्या इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेजर क्रॉप्स, आप चूँकि इसमें जो है इंटरव्यू जो दिया है वो एग्रेरियन कम्युनिटी ने दिया है, तो आप लोगों को मेजर क्रॉप्स का पता होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स क्या हैं टोटल, हमारे पंजाब की मेजर क्रॉप्स क्या हैं, सिंध की, बलूचिस्तान की, नॉर्दर्न एरियाज़ में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। उसके बाद माइनर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, इन क्रॉप्स का या एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो है वो कितना शेयर है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर है, कितने लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और कितना जो है वो इसका आउटपुट निकल के हमारी इकॉनमी में जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर के हवाले से इंपोर्ट क्या है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है, पाकिस्तान कौन कौन सी क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है। ये चीज़ें, जिस तरह मैंगो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा सिट्रस जो है, पोटैटो, ये चीज़ें जो टमाटर जो है वो इंपोर्ट होता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं इनकी वो वैल्यूज़ भी पूछ सकते हैं कि अभी पाकिस्तान ने जो है वो गंदम, हाल ही में पाकिस्तान ने
वीट जो है वो परचेज़ की है, इंपोर्ट की है। तो एक आपको गूगल से ये एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, लेकिन इसका फिगर एग्जैक्ट उधर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने 2 बार जो है वो 2023 में मंगवाई है रूस से। उनका लहदा जो है वो फिगर भी लिखा हुआ है। ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि हमारा मेजर क्या पैटर्न है। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो 4 चीज़ें मैंने ग्रीन की हुई हैं, पासबुक, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट जिसको डीसी रेट भी कहते हैं, औसत बै भी कहते हैं, और जमाबंदी जिसको हम फ़र्द भी कहते हैं। तो इनको ग्रीन सब्ज़ करने का, हरा करने का मकसद ये है कि मेरे चैनल पे जब एग्री फिनांस ऑफिसर नेशनल बैंक में एग्री फिनांस ऑफिसर की जॉब्स आई थी, तो उसके जब इंटरव्यू हुए थे तो हर इंटरव्यू में उन्होंने ये 4 क्वेश्चन पूछे थे। बार बार वो रिपीट कर रहे थे, जमाबंदी क्या होती है, पासबुक क्या होती है, पासबुक कहाँ से मिलती है, शेड्यूल रेट क्या है, डीसी रेट क्या है, ये कैसे चेक किया जाता है, कहाँ से मिलता है जी, नकूल ब्रांच क्या होती है, अकाउंट ऑफिस क्या होता है। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन ही नहीं थे, वो बस बेसिक चीज़ें पूछ रहे थे। हम हाई क्वालिफाई तैयारी करके जाते हैं जी, हमसे ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे। वो जाते ही बंदे को इधर ही बिठा के, पासबुक क्या है जी, आपने किसी को कर्जा देना है तो सबसे पहले पासबुक एक मैंडेटरी टूल है, तो वो क्या है, अब आप उधर ही फंस गए, आपको पता ही नहीं पासबुक क्या। इन चारों चीज़ों का मैं यहाँ भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मेरे चैनल पे। इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इन चारों के अलग-अलग लिंक भी लगा रहा हूँ, पांचों के ना, तो वो जो है वो आपने उधर से वो भी देख लेने हैं। तो उसके बाद रबी क्रॉप क्या है और ख़रीफ़ क्रॉप क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन चारों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। रबी क्रॉप और ख़रीफ़ क्रॉप जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक रहा है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये कॉमन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, और हमें ये पता ही नहीं होती। रबी क्रॉप सर्दियों की क्रॉप होती हैं। इसका जो सीज़न रहता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ से लेकर मार्च अप्रैल तक जाता है। उसके बाद ख़रीफ़ क्रॉप गर्मियों की क्रॉप होती हैं, इनका जो है वो मार्च, अप्रैल, मई से लेकर दोबारा अगस्त, सितंबर तक जाता है। रबी क्रॉप जो सर्दियों की हैं, इसमें हमारे पास गंदम है, इसमें हमारे पास जो है वो सरसों है। उसके अलावा जो हमारे पास शुगर केन साल में 2 दफ़ा काश्त होता है, जनवरी फरवरी में भी होता है और फिर अगस्त से सितंबर में भी होता है। ये भी रबी में भी आ जाती है, ख़रीफ़ में। इस तरह मेज़ जो है, सदाबहार मकई होती है, वो भी रबी ख़रीफ़ दोनों में। तो ख़रीफ़ जो गर्मियों की है उसमें हमारे पास सबसे मेजर क्रॉप्स हमारी कपास ही है, चावल है, जिस तरह मैंने बताया मकई है, उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेजर क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए, आपको कितने पर हमारे वीट का पाकिस्तान में टोटल एरिया कितना है। उसके अलावा इन मेजर क्रॉप का आपको सीड रेट पता होना चाहिए। गंदम का सीड रेट क्या है, 40 से 50 केजी, कपास का 10 से 12 केजी, इस तरह मेज़ का, राइस की नर्सरी होती है। एक दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन पूछा जी कि राइस का कितना सीड लगता है, तो उन्होंने कहा जी कि लड़के ने इस तरह आगे क्वेश्चन बताया। अब उसको नहीं आइडिया था कि इसकी नर्सरी लगती है, चूँकि नर्सरी तो एक छोटी सी जगह पे लगती है ना, तो इसका ग्राम में होता है, असल सीड जो है वो ग्राम में होता है। तो वो पूछ रहे थे, लेकिन उस लड़के ने जो नेक्स्ट नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन होती है उसको केजी में करके बताया। तो इस तरह ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह टोमेटो है, इसकी नर्सरी लगती है, ओनियन है, इसकी नर्सरी लगती है। तो अब उन्होंने पूछा प्याज जो है, अनियन, उसके 1 एकड़ के लिए सीड रेट क्या है। उसका जो सीड रेट है वो 6 ग्राम है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंटरव्यू में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एग्जैक्ट फिगर है 6। इस तरह में आप बताने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की डिग्री हमने किया तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मेजर क्रॉप्स, वीट, कॉटन, शुगर केन, इनका सीड। अब शुगर केन पे भी वो अक्सर लड़कों को फंसा लेते हैं, शुगर केन का सीड रेट क्या है। अब शुगर केन का जो है वो उसका ना जो गन्ना होता है ना, उस पे आंखें बनी होती हैं, उसके हिसाब से सीड रेट इसका होता है। 4 आंखें हैं तो 80 से 90 मन होगा, अगर 3 है तो 100 से 120 मन होगा, अगर 2 है तो इस तरह ये 150 मन पे चला जाता है। तो अगर हम प्लाट की बात करें तो 10 से 12 मरले जो है का प्लाट होना चाहिए 1 एकड़ के लिए। इस तरह से जो है वो शुगर केन का सोइंग सीज़न, उसके बाद
इसका जो है वो और क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इसकी कितनी मतलब कि एवरेज पैदावार कितनी है शुगर केन की पाकिस्तान में, कपास की कितनी है, वीट की कितनी है, चावल की कितनी है, मकई की, इनकी आपको एवरेज पता होनी चाहिए। सालाना एवरेज हमारी जो फसल की एवरेज है वो क्या है। तो अब वीट का अक्सर अब वीट अगर हम पंजाब में हैं तो हम कहते हैं जी 40 से 50 मन हम लेते हैं तो यही एवरेज होगी, लेकिन वीट की एवरेज अगर हम देखें तो 22-23 मन है, 26 मन है शायद, इसके राउंड अबाउट ही है। इस तरह चावल, हर फसल की एवरेज क्रॉप्स जो है वो, एवरेज क्रॉप्स का मतलब है पूरे पाकिस्तान से उसकी एवरेज ली जाती है। तो इस तरह नॉर्दर्न एरिया की मेजर क्रॉप्स, इनका सीड रेट, इनका सोइंग टाइम, इनका हार्वेस्टिंग टाइम, इनमें से कौन सी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, टोटल कितने एरिया पे काश्त हो रही है, तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इनका शेयर जीडीपी में, और रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स का भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने जो एक पासबुक की मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर लिखा भी हुआ है ज़री पासबुक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो इसका ना, अब यहाँ में मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने दिखाने के लिए इनके लिंक भी लगाए हुए हैं। व्हाट इज़ पासबुक, उसका लिंक लगा हुआ है, इस पर डिटेल वीडियो है, एग्जाम्पल भी दी हुई है पासबुक का, जितने पेज होते हैं अलग-अलग पेज भी दिखाया गया है, कौन से पेज पे क्या मालूमात इंटर करते हैं। इस तरह फ़र्द सूल कर्ज़ा, खसरा गिरदावरी, शेड्यूल रेट, डीसी रेट और रेवेन्यू लॉ बुक है। कंप्लीट रेवेन्यू लॉ बुक है, ये पटवारी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। पटवार खाने, चूँकि जब एग्री फिनांस ऑफिसर है तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है कानगो ऑफिस से, गिरदावर ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से, एडीएलआर ऑफिस से। तो इन चीज़ों को वो पूछ रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत इसको पता भी है कि नहीं। अब मैं बारी बारी इनका बता, पासबुक क्या है। पासबुक जो है वो एक ज़री टूल है जिस पे जो है वो ज़मीन प्लज होती है। प्लज का मतलब है कि एक फार्मर आपके पास आता है, वो कहता है जी कि मैंने बैंक से कर्ज़ा लेना है, तो आप उसे कहेंगे जी जाएँ पटवारी से पासबुक बनवा के लेके आएँ। पटवारी पासबुक बनाता है। पासबुक मिलती कहाँ से है, पासबुक जो है वो मुतलका डाकखाने से मिलती है। इसकी कीमत होती है एक की 60 रुपये या 100 रुपये, दो होती हैं, ये एक ग्रीन कलर की होती है, एक पिंक कलर की होती है। पटवारी जो है वो पासबुक बनाता है, उस पर पटवारी जो है वो उसकी जो ज़मीन है उसका लिखता है कि जी इसका फ़लाँ जो है वो मुस्ततील में फ़लाँ खाते में इसका इतना एकड़ नंबर है। पटवारी के पास अपना मोज़ा जो है, हर मोज़े का अलग-अलग पटवारी होता है, तो यह मुतलका पटवारी बनाता है। तो मुतलका पटवारी जो है वो पासबुक बना के देगा, तो उसके बाद जो है उस पर वो लिख देगा जी कि इसका फ़लाँ जो है वो मोज़े में इसका मुस्ततील, एक मुस्ततील में 25 मुरब्बे होते हैं, फ़लाँ मुस्ततील में फ़लाँ खाते में इसका एकड़ नंबर ये है, खाता खतूनी। ये सारी चीज़ें उधर डिटेल में उस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ मैंने बताया तो नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टच दे रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए। तो इसका ये है। अब उधर पटवारी ने मेंशन कर दिया पासबुक पे जी कि इसकी, अब हमें तो नहीं पता उसकी ज़मीन का, अब पटवारी ने मेंशन कर दिया जी कि मुस्ततील नंबर इसमें, खाता नंबर इसमें, इसका एकड़ नंबर ये है। अब वो उस पर लिख के अपने साइन कर देगा। दोनों पासबुकें जो हैं वो सेम बनेंगी। पासबुकें बने के बाद वो आएंगी कानगो ऑफिस में, वहाँ से जो है वो साइन स्टैंप होंगे। मुतलका गिरदावर जो है वो मोज़े का, वो उसको साइन स्टैंप कर देगा। उसके बाद वो आपके पास आएगी। आप जो है वो उसको दोबारा वेरीफाई करेंगे, दोबारा पटवारी के पास जाएंगे भी आया है कि ये साइन आपके हैं, आपने चेक किया है। आप मुतलका ज़मीन पे जाके वो चेक भी करेंगे। तो उसके बाद वो पासबुकें जो हैं वो फिर एग्री फिनांस ऑफिसर, जो एक जो है वो कानगो ऑफिस जमा हो जाती है, दूसरी जो पिंक कलर की है वो कानगो ऑफिस जमा हो जाती है, सब्ज़ कलर की एग्री फिनांस ऑफिसर अपने पास रख लेता है। उस पर जो है वो एक पेज होता है आड़ रहन का, जिस तरह ये पिछले ये लिखा हुआ है ना, अंदराज इंतकाल आड़ रहन, इसमें एक पेज होता है। इस पर एग्री फिनांस ऑफिसर अपने साइन स्टैंप, बैंक का स्टैंप लगती है, ठीक है, बैंक की साइन, बैंक ब्रांच मैनेजर का साइन होते हैं, बैंक की स्टैंप लगती है, एग्री फिनांस ऑफिसर साइन करता है। और कुछ मालियत के इवज़, मतलब अगर उसका 1 एकड़ है, फ़र्ज़ करें 5 एकड़ है, उनकी मालियत अगर 10 करोड़ है तो उससे डबल की हम जो है उस पर मालियत लिख के तो उसका जो है वो उसको प्लज कर देते हैं। अब ये इस करने के बाद एक बैंक का डॉक्यूमेंट होता है वो साथ लगता है, और ये हम देते हैं फार्मर को। उसको हम कहते हैं कि जाएँ आप एडीएलआर के पास जाएँ। अब वो एडीएलआर ऑफिस जाता है, तो एडीएलआर ऑफिस जाने के बाद जो है वहाँ जो है वो एडीएलआर जो तहसीलदार होता है वो उस पर साइन स्टैंप कर देता है, ज़मीन प्लाज हो जाती है। उसके बाद दोबारा फिर जो है वो पासबुक जो है वो
मुतलका आपके रीजनल हेडक्वार्टर बैंक के चली जाती है, ज़मीन प्लाट होगी, उसके बाद लोन डिस्पैच हो जाता है। ये पासबुक है। सिंपली लफ्ज़ों में अगर हम इसे कहें तो कि एक ज़मीन प्लाज करने का एक टूल है, इसके थ्रू ज़मीन प्लाज होती है। फ़र्द हसूल कर्ज़ा क्या है? फ़र्द हसूल कर्ज़ा, फ़र्द जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द होती है, हसूल कर्ज़ा की होती है। इस तरह एक ज़मीन प्लाज होने के बाद दोबारा भी निकलती है, तो इसको जमाबंदी भी कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। ये दो तरह की होती है। अगर आपका कंप्यूटराइज मोज़ा है तो ये फिर कंप्यूटराइज निकलेगी, आपका थंब लगेगा तो एडीआर ऑफिस से निकल आएगी। अगर ये मैनुअल है, आपका मोज़ा कंप्यूटराइज नहीं है, तो ये फिर मुतलका पटवारी ही बना के दे सकता है। तो अक्सर बैंकों वाले तो जो हैं वो जो मैनुअल है ना उस पर लोनिंग करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो 2 नंबरी हो सकती है। तो जो कंप्यूटराइज है उसमें 2 नंबरी नहीं होती। तो ये डिफरेंट तरह की होती है। फ़र्द हसूल कर्ज़ा क्या है? अगर सिंपली लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये एक किस्म की आपकी ज़मीन के कागज़ हैं कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मेरे पास क्या सबूत है, तो वो मेरी फ़र्द है, ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द है। अगर आपने लोन लेना है तो वो हसूल कर्ज़ा के लिए निकलेगी। उसमें इसकी भी जो वीडियो है उसमें मैंने एक एक पेज की डिटेल बताई हुई है, कौन से पेज पे क्या इसका होता है। उसमें एक एंड वाला खाना होता है, उसमें उसकी जो है वो हालत लिखी होती है कि अब ज़मीन किस हालत में है किसी बैंक में। मतलब कि जब आप फ़र्द निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहीं इसने पहले ही तो नहीं किसी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ, तो उसमें वो उसकी भी हालत आ रही होती है। इस तरह खसरा गिरदावरी क्या है? खसरा गिरदावरी जो है ये भी पटवारी बना कर देता है। अब एक फार्मर के 10 एकड़ हैं तो वो फार्मर उसका खसरा बनाएगा। खसरा सिंपली लफ्ज़ों में अगर कोई पूछे क्या होता है तो खसरा गिरदावरी ये होती है, ये हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड होता है कि हम पिछले सालों से इस ज़मीन पे क्या लगा रहे हैं। हमारे पटवारी को इन चीज़ों का पता होता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हम लगाते हैं कपास और गंदम, हमारा यही पैटर्न है पिछले 10 सालों से। पटवारी को पता है कि इस एकड़ पे कपास और गंदम लगती है। अब जो स्टेट बैंक है उसने हर क्रॉप के लिए लोन की शरह रखी हुई है। कपास के लिए इतनी है, वीट के लिए इतनी है, शुगर केन के लिए इतनी है। तो एक फार्मर आता है, शुगर केन के लिए ज़्यादा होती है। एक फार्मर आता है, वो कहता है जी कि मैंने लिमिट बनवानी है 5 एकड़ की, मैंने शुगर केन लगाया हुआ है तो मुझे लिमिट बना दें। अब आप एग्री फिनांस ऑफिसर हैं, आपको पता है कि जी कि शुगर केन की लिमिट जो है वो बाकी क्रॉप की निस्बत ज़्यादा बनती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन साल का है। तो आप कहेंगे जी कि मेरे पास क्या सबूत है कि आप शुगर केन पिछले 4 सालों से लगा रहे हैं, तो वो सबूत फिर आपको देगा खसरा गिरदावरी। उस पे लिखा होगा कि इसके फ़लाँ एकड़ में पिछले, आप उसे कहेंगे जी कि पिछले 3 सालों का खसरा ले आएँ, 4 सालों का ले आएँ, वो पटवारी बना के देगा। उसमें लिखा होगा कि आपके फ़लाँ एकड़ में पिछले 3 सालों से ये क्रॉप लग रही है। उस फ़र्ज़ करें कि वो शुगर केन नहीं लगा रहा, पटवारी ने जब खसरा बनाया तो उसने गंदम कपास लिख दिया। अब वो आपके पास आया, वो पकड़ा गया, तो आपने उसको फिर जो लिमिट बनानी है उसको देख के बनानी है। इन चीज़ों को आपने वेरीफाई भी करना है। खसरा गिरदावरी पे भी पटवारी के साइन होते हैं, पटवारी की स्टैंप होती है। इस तरह जो जमाबंदी है हसूल कर्ज़ा फ़र्द, ये अगर पटवारी बना कर देगा तो उस पर पटवारी की और तहसीलदार की स्टैंप होती है। पटवारी और तहसीलदार के साइन भी होते हैं। अगर ये उधर से निकलती है ADLR ऑफिस से, तो इस पे जो है उधर की स्टैंप लगी होती है, रेवेन्यू ऑफिस की। इस तरह खसरे पे भी इनके होते हैं, और पासबुक पे जो है पटवारी के भी साइन होते हैं, कानगो गिरदावर के भी साइन होते हैं, और तहसीलदार के भी होते हैं। अब शेड्यूल रेट या DC रेट क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमें मिलता है नकूल ब्रांच से। हर ज़िले में नकूल ब्रांच होती है जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल रेट तय किया होता है कि फ़लाँ जो है मोज़ा या चक, इसमें जो ज़मीन है इसका गवर्नमेंट रेट इतना है। अब हम जब ज़मीन ख़रीदते हैं, जो बेचते हैं, वो उसके तहत नहीं लेते बेचते। फ़र्ज़ करेंगे एक बंदा कहता है जी कि मेरा एकड़ जो है वो रोड के साथ है, तो इसकी 5 एकड़ माल 5 करोड़ मालियत है, मैं 5 करोड़ में सेल करूँगा। लेकिन हमने जब उसका शेड्यूल रेट देखा गवर्नमेंट के, वो था 2.5 करोड़ या 1 करोड़। अब हमने जो लोन बनाना है वो जो ज़बानी कलामी पे 5 करोड़ बता रहा है उस मालियत के हिसाब से नहीं बनाना। हमने उसके शेड्यूल रेट के हिसाब से बताना कि गवर्नमेंट ने इसके एकड़ का रेट क्या तय किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि 10 करोड़ का है, लेकिन गवर्नमेंट के खाते के हिसाब से उसका जो है वो एकड़ जो है वो 1 करोड़ का है। तो बैंक जो है वो आमतौर पर जितनी मालियत है ना ज़मीन की, उसका 70% लोनिंग करती है। अगर एक फार्मर है, उसकी 1 एकड़ जो है, एक फार्मर है उसके 10 एकड़ 10 करोड़ के हैं, तो हम उसको 70% लोन देंगे उस टोटल रकम का। 1 करोड़ है तो उसका 70% 70 लाख। इस तरह अगर 100 लाख 1 करोड़ बन रहा है ना, तो उसका 70 लाख बनेगा।
तो 70% फाइनेंसिंग करते हैं। ये चीज़ें इधर मज़ीद नहीं क्लियर हो सकती क्योंकि मेरे पास इनका अभी जो है वो पिक्चर फॉर्म में चीज़ें नहीं है। लिंक लगाने का मकसद था कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इनके अलग-अलग लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि एग्री फिनांस ऑफिसर का डायरेक्ट इनसे ही ताल्लुक़ है। फार्मर ने यही 4 चीज़ें आपके पास लेके आनी है कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट आ गए हैं, मुझे कर्ज़ा दे दें। अब आपको पता ही नहीं है जमाबंदी को चेक कैसे करना है, ये असल है, नकल है, इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले इनकी तरतीब ऐसे होती है कि जमाबंदी बनती है, वो सबसे पहले जो है वो कंप्यूटराइज़ है तो वहाँ से निकल आएगी, नहीं तो फिर वो पटवारी बना देगा। उसके बाद जो है वो पासबुक बनती है, उसके बाद जो है वो खसरा बनता है। ये 3 चीज़ें हैं, तो इनकी तरतीब ये है। शेड्यूल रेट जो है वो निकल आता है। शेड्यूल रेट जो है वो आप चाहें तो नकुल ब्रांच से ले सकते हैं कंप्यूटराइज, अदरवाइज़ आपके पटवारी को पता होता है कि आपके मौजे का शेड्यूल रेट क्या है, वो पासबुक में एक खाना होता है वहाँ लिख भी देता है। ये सारी चीज़ें वीडियो पूरी अवेलेबल है, वहाँ पे आपने देख लेनी है। वहाँ मैंने एक एक जो है पेज लगा के पासबुक का शेड्यूल रेट का क्लियर किया हुआ है कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं जी। कुछ बैंक रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। बैंक रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि ZTBL का विजन मिशन क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है। जिस तरह नेशनल बैंक फिनांसिंग कर रही है, शुरू में HBL जो वो भी गवर्नमेंट बैंक थी तो वो भी फिनांसिंग कर रही थी फार्मर को, तो फिर ZTBL बनाने का मकसद क्या है, ये आपने इसके ZTBL की वेबसाइट पे जाकर विजन मिशन देख लेना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो इसका प्रेसिडेंट कौन है, ये वो। काइबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली चेंज होता है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ख़ासकर अगर आप बैंकर हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए। कराची इंटर बैंक ऑफर रेट इसको कहते हैं, ये मार्कअप है। हमने एक चीज़ डेली सुनते होंगे कि आज शरह सूद इतनी बढ़ गई है, स्टेट बैंक ने शरह सूद में इतनी % इजाफा कर दिया, ये वो चीज़ है। काइबर इंटर बैंक कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ECI भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेशनल बैंक में जब इंटरव्यू हो रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में पूछ रहे थे, ये इसको क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट भी कहते हैं। वो अगर आपसे पूछेंगे ECI भी क्या है, किसी भी बंदे का जब आपने लोन बनाना है सबसे पहला उसका जो काम होता है वो ECI भी होता है। फ़र्ज़ करें को आपको एक कहते हैं कि जी आपके पास एक फार्मर आया है तो आपने उसका लोन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं उसकी ECI भी चेक करूँगा। वो कहेंगे जी कैसे, आप कहेंगे जी मैं उसका ID कार्ड लूँगा, उसकी जो है वो ID कार्ड नंबर लूँगा या उसकी पिक्चर लेकर मैं अपने मुतलका TL को या अपने रीजनल हेडक्वार्टर भेजूँगा, वो मुझे उसकी ECI भी प्रोवाइड कर देंगे। ECI भी एक पूरी रिपोर्ट होती है, स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट है, ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना ही फार्मर को दिखाते हैं, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, बैंक के पास ही रहता है। इस पे जो है उसकी जब से उसका ID कार्ड बना है, बे फार्म बना है, उससे लेकर अब तक की जो टोटल उसकी क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट आ जाती है कि आया कि इसने किसी से लोन तो नहीं लिया हुआ, पहले से तो नहीं किसी से लोन लिया हुआ, और अगर इसने लोन लिया है तो कहीं डिफ़ाल्टर तो नहीं है। डिफ़ाल्टर मतलब इसने लोन लेकर पे ही नहीं किया और दिन गुजर गए, डेट गुजर गई, तो ये डिफ़ाल्टर तो नहीं हो गया। तो अगर वो डिफ़ाल्टर है तो फिर बैंक उसको लोन नहीं देता, अगर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट हो गया तो उसको लोन देता है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर लोन प्रोसेसिंग, आपको वो कहते हैं जी कि आपने किसी का लोन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंपली आप कहेंगे सर मैं सबसे पहले उसकी ECI भी चेक करूँगा, अगर तो वो क्लियर है तो फर्दर आगे प्रोसीड करूँगा, अगर वो नहीं क्लियर तो फिर मैं उससे कहूँगा जी कि आपकी ECI भी क्लियर नहीं है, तो उसके बाद मैं उससे कहूँगा जी कि आप अपनी जमाबंदी लेके आएँ, फ़र्द सूल कर्ज़ा, तो पासबुक, खसरा गिरदावरी और शेड्यूल रेट, और साथ में हर बैंक का क्राइटेरिया होता है, 2 गवाह होते हैं, इसकी इतनी फ़ीस है, ये 4-5 चीज़ें हैं, तो ये जब वो मुझे मुकम्मल प्रोवाइड कर देगा मैं उसका लोन प्रोसेस कर दूँगा। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी होते हैं फार्मर कम्युनिटी से रिलेटेड कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ आप एक बैंकर हैं, एग्री फिनांस ऑफिसर हैं, आपके पास कुछ फार्मर आ गए इकट्ठे 15-20, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। बैंक में तो इतना नहीं माहौल होता कि आप 15-20 लोगों को इकट्ठे जो है वो लें। इस तरह अकाउंट ओपनिंग, चूँकि एग्री फिनांस ऑफिसर है तो इसने जो है वो उसका जिसकी लिमिट बनानी है उसका अकाउंट भी ओपन करवाना है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो अकाउंट फार्मर का अकाउंट ओपन जो है वो उसकी फ़र्द पे ही अकाउंट ओपन होता है। इस तरह पटवारी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी पटवारी कौन है, इसका क्या काम है और आपका इससे क्या ताल्लुक़ होगा, आपका इससे क्या वास्ता पड़ सकता है जब आप एग्री फिनांस ऑफिसर की जॉब करेंगे। तो बिल्कुल आपका वास्ता पड़ेगा, क्योंकि जिस ब्रांच में आप होंगे आपने उसी एरिया के लोन करने हैं ना, तो उस एरिया में
3-4 पटवारी भी होंगे। तो बार बार जो फार्मर लोन के लिए आएंगे तो वो उन्हीं पटवारी, उनका मुतलका पटवारी वही होगा, तो आपने बार बार उसी पटवारी से मिलना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, फार्मर की प्रोग्रेस पूछने के लिए भी आया कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक। इस तरह कानगो ऑफिस क्या होता है, हर ज़िले में कानगो ऑफिस होता है। तो वहाँ पे जो है जिस तरह मैंने बताया कि पासबुक जमा होती है, लैंड रिकॉर्ड के जितने भी डॉक्यूमेंट है वहीं पे वेरीफाई होते हैं। तहसीलदार कौन होता है, इसका काम क्या है, गिरदावर क्या है। तो इनकी तरतीब नीचे से ऊपर इस तरह होती है कि ऊपर से नीचे इस तरह के तहसीलदार है, उसके नीचे गिरदावर होता है, उसके नीचे जो है वो कानगो होता है, उसके नीचे जो है पटवारी है, फिर पटवारी के असिस्टेंट है। तो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे वास्ता पड़ रहा होता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट पे सब भी साइन कर रहे होते हैं। तो इन रेवेन्यू ऑफिस से आपका जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ पड़ता है। रेवेन्यू ऑफिस से, रेवेन्यू के लॉ जो है उससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, वो उस पर जो है वो पड़ी हुई है, तो वो भी आपने जो है वो वहाँ पे देख लेनी है। इससे रिलेटेड अक्सर वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि रेवेन्यू ऑफिस कहाँ पे होता है, तहसील में ADLR ऑफिस क्या है, रेवेन्यू ऑफिस क्या है, तहसीलदार कहाँ बैठता है, ये वो तहसीलदार के साइन क्यों ज़रूरी होते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछ सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ZTBL में जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी तो इसका भी उन्होंने बताया हुआ था कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी। लोन प्रोसेसिंग है, इसमें आपको मंथली जो एनुअली आपके टारगेट होते हैं, जी आपने इतना लोन डिसबर्स करना है और इतनी रिकवरी भी करनी है। तो लोन डिसबर्समेंट होती है, मार्कअप रिकवरी, फिर उस आपने फ़र्ज़ करें कि जितने मिलियन का लोन किया है उस पर जितना सालाना मार्कअप बन रहा है वो रिकवरी भी आपके ज़िम्मे होती है। उसके बाद उन फार्मर का फील्ड विजिट भी करना होता है, क्योंकि लोन डिसबर्स करने के बाद फिर आपने उनको फार्मर को मिलना भी होता है, उनसे ताल्लुक़ अच्छा रहेगा तो फिर ही रिकवरी होगी ना। कस्टमर हैंडलिंग होती है, जितने भी फार्मर आते हैं उनसे उनको बताना जो भी ZTBL की प्रोडक्ट आती है। जैसे ZTBL अगर एग्री फिनांस पे ज़मीन पे लोनिंग कर रहा है, लैंड पे लोनिंग कर रहा है, ट्रैक्टर दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, सोलर दे रहा है, उस हवाले से जितने भी कस्टमर आपसे पूछने आते हैं, मालूमात लेने आते हैं, तो सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी आपने अकाउंट ओपनिंग, जिस तरह पीछे भी बात हुई थी, अकाउंट ओपन करवाना है, उस हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी एक अहम चीज़ है। आपके पास अगर कोई फार्मर डॉक्यूमेंट बनवा के ले आया है तो आप आंखें बंद करके उसका लोन नहीं प्रोसीड करवा देंगे, अपने तौर पे मुतलका पटवारी ऑफिस से, मुतलका पटवार खाने से वो डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो इनके अलावा भी हज़ारों क्वेश्चन हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक वसी चीज़ें हैं। इंटरव्यू लेने वाले को उन्होंने कोई लिख के नहीं मटेरियल रखा होता। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो वो आपके इंट्रोडक्शन से ही जज कर लेंगे कि इस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो वहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। बेसिकली उन्होंने जज करना होता है कि लड़का कैसा है, क्या ये फार्मर कम्युनिटी को हैंडल कर लेगा, अगर कहीं रिकवरी फंस जाती है तो उस सूरत में क्या ये इस तरह, ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बाकी जिनके जो हैं वो 50% मार्क्स हैं, 50 से अबव हैं, 60 से अबव हैं, 40 के लगभग हैं, वो उनको चाहिए कि अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। और जो है बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। जो नहीं क्वालिफाई कर सके उनके लिए भी यही है कि उन्होंने कोशिश की है तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इस तरह का टेस्ट होता है। तो बाकी अल्लाह पाक जो है वो हर किसी का जो है वो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको मिलना होता है। इंसान तो कोशिश कर सकता है, तो अच्छी बात है। सब टेस्ट दिया है, कोशिश की है, तो बाकी जो है इंसान के बस में यही है कि वो मेहनत करके टेस्ट दे सकता है, वो इंटरव्यू दे सकता है, बाकी जहाँ पे नसीब होगा। तो बाकी इस इंटरव्यू में मैंने जो चीज़ें बेसिक बताई हैं ये वैसे भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम मेजॉरिटी हम एग्रेरियन जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही होते हैं। तो हमारे साथ लोग होते हैं उनको कोई चीज़ बताना पड़ जाती है, हमारे रिलेटिव्स हैं जो ज़मींदार हैं उनको कुछ चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं पेस्टिसाइड के हवाले से, या स्प्रे कौन सी है, खाद किसके डलनी है, खाद कब डलनी है, किस फसल को कितना पानी लगना है, किसकी कटाई कब होनी है। ये चीज़ें जो है वो हमें वैसे ही पता होनी चाहिए। रेवेन्यू के बारे में हमें पता होनी चाहिए। हमने एग्रीकल्चर पढ़ी है, पटवारी ऑफिस, कानगो ऑफिस, इन चीज़ों का हमें वैसे ही पता होना चाहिए। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कोई इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने नहीं बताई इधर उधर की, ना ही कोई ज़्यादा इधर उधर गया हूँ। ये वो चीज़ें थी जो मुख्तलिफ बैंक में जब एग्री फिनांस ऑफिसर का होता है तो ये पूछी जाती हैं। और प्रीवियस जो हमारे कोई दोस्त लगे हुए हैं इसमें MCO, उनका जो है वो इसमें डाटा था।
तो बेस्ट ऑफ लक जी इंटरव्यू के लिए। अल्लाह पाक खैर करेंगे। अच्छे से ड्रेस सेंस अच्छी करके जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो।